जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन एग्जाम कोच पर। यहाँ पर आप क्लासेस करते हैं अपने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से। तो आज वाली क्लास में पिछली क्लास तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था ना वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज्यामिति में ट्रायंगल में सीखा था कि सेंटर ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये सारी चीजें जो चर्चा हो चुकी हैं पिछली क्लास में, उससे आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि देर आर 4 सेंटर्स इन अ ट्रायंगल। फर्स्ट इज ऑर्थो, सेकेंड इज सेंट्रॉइड, थर्ड इज इन सेंटर एंड लास्ट इज सर्कम सेंटर। ठीक है, इनमें से हम लोगों ने ये 2 सेंटर के बारे में शुरुआत में पढ़ा। दैट इज ये कि लंब केंद्र जो होगा वो जब हम एल्टीट्यूड खींचेंगे ना, ये जो सामने वाली साइड पर राइट एंगल बनाएगा, इसी को हम हाइट भी कहेंगे ट्रायंगल। और किसी भी वर्टेक्स से कोई ऐसी लाइन हो जो सामने वाली भुजा पर मतलब अपोजिट साइड पर राइट एंगल बनाएगा तो उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा। और ऐसे अगर एल्टीट्यूड तीनों वर्टिसेस से खींच देना तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो लंब केंद्र कहलाएगा। सही सीखा है। लंब केंद्र क्या होगा कि चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल के अंदर बनेगा, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बाहर बनेगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहां पर राइट एंगल बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल में वहां पर बनेगा एल्टीट्यूड, मतलब मिलेगा एल्टीट्यूड। तो ये बातें हुई एल्टीट्यूड के बारे में। अब आते हैं मीडियन पर, मतलब केंद्रक पर, सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड में सीखा कि किसी भी वर्टेक्स से कोई ऐसी लाइन खींचिए जो अपने अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो उसको हम मीडियन कहेंगे, यहाँ पर लिखा भी है। और ऐसे मीडियंस अगर हम 3 वर्टिसेस से खींच दें तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा, मतलब माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अब आते हैं इसके आगे, जो हमने पढ़ा वो ये था कि जो सेंट्रॉइड होगा, जैसे हम लोगों ने देखा हम लोगों ने कि ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा, वैसे ही अगर केंद्रक के बारे में बात करें तो चाहे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, या फिर बनाओ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो सेंट्रॉइड होगा वो ऑलवेज ट्रायंगल के इनसाइड ही होगा, अंदर ही होगा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज और अलग से आती हैं, उनको भी जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, आइए आइए बात करते। भैया, बाबू, मेरा बच्चा, मैं लल्ला, देखो, अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है। ठीक है, बने रहिएगा। अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, हेलो, ये दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है, और ये फोर्थ ट्रायंगल। मैं अगर बात करता हूं कि ये जो चारों ट्रायंगल ना, ये एक ही ट्रायंगल है ABC। इनके नाम ABC हैं, और ये एक ही ट्रायंगल थे जिसके मैंने दिखाया, आपको दिखाने की कोशिश करी। सब कुछ दिख रहा है? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये 4 ट्रायंगल है, इन चारों की प्रॉपर्टीज में क्या चीजें कॉमन है उनको हम लोग देखने जा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट बेटी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जैसे 4 ट्रायंगल हैं, एक का नाम मैं अगर रख दूं यहाँ पर ABC, सेकेंड इज ABC, थर्ड इज ABC, एंड लास्ट इज ABC। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी भी वर्टिसेस से कोई ऐसी लाइन गुजरेगी जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो उसे हम बोलेंगे मीडियंस, और इन्हीं का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स होगा वो कहलाएगा सेंट्रॉइड। तो आइए खींचते हैं। जैसे ए से मैंने एक लाइन खींची है, जो BC को, इस वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो यहाँ पर हमने मीडियन को दिखाने की कोशिश करी। मैं कह रहा B से एक लाइन खींचता जो AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, C से जो इस AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, A से मैं क्लिक करूं जो इस BC को 2 बराबर भाग में बांट करे। अगर मेरे पास में यहाँ पर सेंट्रॉइड मिल गया कि ये वाला सेंट्रॉइड है, क्या है सेंट्रॉइड, मतलब ये वाला पॉइंट जो है अगर हम यहाँ पर दिखा दें तो इनसे अगर हम केवल B को मिलाते, मतलब वर्टिसेस को मिलाते, C वर्टेक्स से इसको मिलाते और A वर्टेक्स से इसको मिलाते,
ठीक है। सेकेंड चीज, अगर हम मिड पॉइंट ले लें ए बी सी का, बी सी पर है, ए सी का यहाँ है और ए बी का यहाँ है। अब अगर हम इन मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, दिस दिस एंड दिस, ठीक है, तो यहाँ 4 फिगर आपके सामने आए। मुझे बताना ये था कि चाहे बाबू मीडियंस हो और चाहे हो सेंट्रॉइड, ये तीनों के तीनों एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, मीडियन एंड सेंट्रॉइड भी। साथ ही साथ मीडियंस एंड सेंट्रॉइड भी पूरे एरियाज को, ट्रायंगल के एरियाज को बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आइए समझते हैं। जैसे हम अगर कहें कि यहाँ पर जो ये वाला भाग, इसको डी मान लूं मैं, इसको मैं मान लूं डी, इसको ई और इसको एफ, यहाँ पर मानते हैं इसको जी। देखो जो सेंट्रॉइड होगा उसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। ये जो डी ई एफ है ये मिड पॉइंट्स हैं, मैं अभी मेंशन किए दे रहा हूँ, ये मिड पॉइंट्स हैं साइड के, बीसी के, ए बी के एंड ए के। मिड पॉइंट्स मतलब मध्य बिंदु हैं। तो जब भी कभी आपसे सवाल पूछा जाता कि जरा बताओ कि जो एरिया होगा, देखो मैं ऐसे बता दूं, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1.5 ऑफ ए बी सी। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं ना कि ट्रायंगल ए बी सी का मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और सिमिलरली एज वेल एज, ठीक है। ट्रायंगल जैसे मैंने लिखा ए बी डी, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इसका मतलब एरिया के बारे में बात हो रही। अगर हम इसमें आ जाएं तो अगर मैंने ट्रायंगल लिया केवल इतना भाग, इतना भाग, इतना मतलब किसको डिनोट कर सकते हैं? बी से मैं जी पे जा रहा, मैं डी पे जा रहा, तो इनका जो एरिया होगा ना वो होल ट्रायंगल ए बी सी का 6 टाइम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा बी जी डी, इसका मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा के लिख देता हूं, ठीक है। एबीसी डिनोमिनेटर में 6। अच्छा, मैं इसमें आ रहा और मैं पूछ रहा आपसे कि बता दो जरा इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल बी जी सी ऑफ इज द 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब है जहां पर हमने लिखा ट्रायंगल ए, नहीं, ट्रायंगल बी जी और क्या लिखा है सी, तो उसका मतलब था कि लिख रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो डी ई एफ है, ये वाला था, ठीक है। अब अगर इसके बारे में बात कर रहा हूं तो जो ट्रायंगल बीच में बना ना डी ई एफ का, उसका एरिया होगा 1/4 ऑफ, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और वो भी होल ट्रायंगल ए बी सी के। तो जहां पर मैंने लिखा ट्रायंगल बी, ट्रायंगल डी ई एफ, उसका मतलब आप क्या समझेंगे? मतलब समझेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ लिखा है, ठीक है। और बाकी जहां पे ट्रायंगल एबीसी 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 लिखा उसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पूरे ट्रायंगल के कितने भाग पार्ट्स में बंटता है ये आपको समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है किसकी? सेंट्रॉइड की एंड मीडियंस की। मीडियन अगर खींच रहे हो तो 2 बराबर भागों में बटेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये भी। और अगर हम यहाँ पर सेंट्रॉइड से देखें, सभी साइड्स को मिला दें, इसको भी मिला दें, तो पता चला 6 इक्वल पार्ट्स में बटेगा। और अगर हम सेंट्रॉइड से सिर्फ वर्टिसेस को मिलाते हैं, 3 इक्वल पार्ट में बटेगा। और अगर हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ले लें और सबको मिला दें, तो ट्रायंगल का जो एरियाज होगा वो 4 इक्वल पार्ट्स में बटेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रॉपर्टी पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर एक सवाल मैं दिखा देता हूं, बाकी में हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। सबके नोट्स जरूर बनाए रखिएगा और जब भी नोट्स बनाइएगा ना तो एक काम करिएगा, नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा क्लास दिस और ऑर्थो से मतलब सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर इसके बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें। तो नोट्स में जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपको सेंट्रॉइड में ये बताया था, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था ना ऑर्थो सेंटर, या जब मैंने सेंटर पढ़ाया था तब ये प्रॉपर्टी बताई थी, ताकि आपके सामने पेज खुला हो और आप देख लें कि हाँ ये तो बताया था। अब चलो इस सवाल को लगाते हैं जो सवाल मैंने दिखाया। तो लाइव में हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जैसे ही चैप्टर ये कंप्लीट होगा, अर्थात ज्यामिति का। बात समझ में आ गई है?
तो इसको हम लोग इस हिसाब से समझेंगे जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, ये चीजें थी। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं किससे रिलेटेड, सेंट्रॉइड से रिलेटेड। अब एक सवाल है, फेमस क्वेश्चन है सेंटर डीटी का, उसको हम लोग लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, देखिए, यदि डी एंड ई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा AC के मध्य बिंदु हैं, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मध्य बिंदु हैं तो ट्रायंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल BDEC के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, ये सवाल आया। ठीक है, क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, ये क्वेश्चन आया था। अब इस सवाल को आप कैसे बताओगे, अनुपात है क्या है, और इसके लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं कि ऑप्शंस ये थे, ABCD में विकल्प थे 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, और फिगर भी दिया था ऐसे। ठीक है, फिगर दिया था ABC, ये पॉइंट्स हैं D एंड E, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपको सवाल लगाना है कि बताइए आंसर कितना होगा। जल्दी से करके दिखाओ भाई, जितने लोग लाइव हैं। जल्दी बताएं भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसे सवाल को लगाना ना, तो पिछली प्रॉपर्टी में हमने देखा, मतलब लास्ट पेज पे ये जो है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके सवाल बना था। कैसे समझते हैं, सोल्यूशन के लिए अगर मैं आपसे बोलूं, बड़ा आसान सा सवाल है बाबू, ये ये ठीक है, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ये डी से लेकर के हमने ई मिलाया, ए बी सी मिलाया, ये फिगर में दे रखा, बात समझ रहे हो, ये दोनों मध्य बिंदु हैं। अगर हम एक्स्ट्रा मिड पॉइंट BC पर मान लेते, जिसको हम ई से और डी से डिनोट कर देते, तो बोलो सेम फिगर भी रहना, सेम मिला। अब आप मुझे बता दो, जब मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं तो सबके एरियाज आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब इसका भी एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया बराबर है, और हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा है, तो आप मुझे बताओ, जब सबका क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इसको इसको, तो इसका मतलब इन तीनों का एरिया तो 3 हो गया। और हमसे पूछ रहा कि ट्रायंगल जो ADE है और जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल BDEC है, BDEC इस वाले चतुर्भुज का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो भाई एक उधर बना और इधर जोड़ने पर 3 आया, इसका मतलब 1:3 आएगा, एरियाज हो गया 1:3। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसे अगर आपको फिगर समझ में आ जाते हैं आंखों से देख के, तो आप सवालों में ऐसे फिगर से आंसर कर सकते हो बहुत ही जल्दी से। बात में आई है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी कि सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस थे। अब आते हैं, जरा बात करते हैं कि आखिर 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 ये जो है ना, इन सेंटर और सरकम सेंटर, ये कौन सा चीज है। ठीक है, ये कौन सा बवाला है, तो चलो बात करते हैं। हम बात करते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर को हिंदी में लिखते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, क्या लिखते हैं, अंतः केंद्र। और परिकेंद्र को लिखते हैं हम लोग सरकम सेंटर से, अर्थात परिकेंद्र। क्या लिखेंगे, परिकेंद्र। चलो सवाल कर ले भाई। अंतः केंद्र और परिकेंद्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे, देखिए।
सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि किस इमेज को हम लोग बोलेंगे कि वो अंतः केंद्र में आएगा, जैसे ये हो जाए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक ऐसा सर्कल लेना है, एक ऐसा सर्कल जिसको मैं इसके अंदर बना सकूं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मुझे किसी सर्कल को बनाना है तो वो जो सर्कल बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा एक सर्कल मुझे बनाना है ऐसा जो इसके वर्टिसेस को टच करता जाए, जैसे ये। तब आपको एक बात लगेगी कि ये जो ABC था, इस ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल ABC दो सर्कल बाहर बना रहे ना, यहाँ पर जो अंदर में सर्कल बन रहा ना, इस वाले सर्कल को हम लोग बोलेंगे कि ये अंग्रेजी में इन सर्कल है, और इस वाले को अंग्रेजी में बोलेंगे ये है क्या है, ये है सरकम सर्कल। ये बाहर बन रहा तो ये सरकम सर्कल है, इजी। अब आप मुझे को एक बात बताओ, ये इन सर्कल है, वो सरकम सर्कल है, और मुझे बताना हो इनका यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, और इसका जो ये केंद्र होगा वो ये वाला। तो जो इन सर्कल का सेंटर होगा वो इन सेंटर, सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो सरकम सेंटर कहलाएगा। ये बातें थी, अंग्रेजी में बात हुई। हिंदी में बात करें, अंतःवृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाएगा, परिवृत्त का केंद्र परिकेंद्र कहलाएगा। अंतःवृत्त का केंद्र अंतः केंद्र, परिवृत्त का केंद्र परिकेंद्र। लेकिन एक छोटी सी बात और फंस जाती है यहाँ पर, वो कौन सी बात है, आइए बात करते हैं इस पर। देखिए, अगर हम आपको ना एक ट्रायंगल बना के दे दें कि ये मेरे पास में ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और एक मेरे पास में ये वाला ट्रायंगल है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि चलो मुझे बताओ, चलो मुझे ये बताओ कि मुझे इसके अंदर वृत्त बनाना है और इसके बाहर वृत्त बनाना है, बनाओगे कैसे? ठीक है, जैसे कंपास में आप प्रकार फंसाते हो, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा दिखा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने कहा मैथ्स डिसिप्लिन में आ जाओ, ये ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको मैंने उठाया, मैंने इसका पॉइंट ना यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे। अब मैं इसको घुमा करके सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अगर घुमाऊंगा, कितनी दूरी ले लूँ मैं इसकी दूरी ले लूँ यहाँ तक की, ठीक है। किसी भी एक साइड तक की डिस्टेंस को ले लेते हैं, ये मैंने साइड तक की डिस्टेंस ले ली। अब हमें वृत्त बनाना है, और अगर हम वृत्त बना रहे हैं तो फिर बनाएंगे कैसे? ये हम खींच रहे हैं लाइन। अब लाइन खींचने पर तो सर्कल बन ही नहीं रहा ना, सर्कल नहीं बन रहा तो हम करेंगे क्या? देखो, इसलिए सर्कल नहीं बन रहा क्योंकि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये यहाँ से जा रही, देखो बाहर निकल जा रही, और इधर हम जाएंगे तो इधर इस वाली लाइन से बाहर जाएगा। इस वाली लाइन से बाहर जाने का मतलब सीधा सा ये है, यहाँ से अगर गुजर रही, यहाँ से थोड़ा सा जा रही, बाहर जा रही, तो इसके अंदर कहाँ बना वृत्त? बात समझ में आ रही? अंदर वृत्त ही नहीं बनेगा। अब वृत्त बनने के लिए हमको एक एग्जैक्ट सेंटर चाहिए था, बात समझ में आई? एग्जैक्ट सेंटर मतलब यहाँ पर एक सेंटर चाहिए था, तभी हम वृत्त बना सकते हैं। कंपास में मतलब प्रकार में पेंसिल फंसा करके घुमाने पर सर्कल बनता है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे रखोगे, नोक पेंसिल कहाँ पे रखोगे, तब जाकर के सर्कल बनेगा। इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो इसी जानकारी पर आपसे सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आइए जरा बात करते हैं कि आखिर कैसे बनाएंगे हम लोग इन सेंटर एंड सर्कम सर्कल, ठीक है। चलो जाओ, ठीक है। तो जब बात करेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये बातें आपकी समझ में आ गई कि किस किस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए, हर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल होते हैं 3, जिनका योगफल होता है 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं मान लेता कि ये वाला 40 डिग्री है, ये 60, ये 80, तो 80 को ना आप ऐसे डिवाइड करना चाहिए था जैसे ये दो बराबर भाग में 40 40 में डिवाइड हो जाए।
अगर ये 60 डिग्री था तो मेरे को एक ऐसी लाइन चाहिए जो इसको 30-30 में डिवाइड कर दे। हमने इसको 3-3 लाइन से दिखाया, मतलब ये 3-3 लाइन वाले आपस में कोण बराबर होंगे, 2-2 लाइन आपस में, और ऐसा एक लाइन यहाँ से खींचेंगे जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो। इसका मतलब है कि मुझे एंगल बाइसेक्टर्स खींचने हैं। अब एंगल बाइसेक्टर्स कैसे खींच रहे हैं वो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एंगल बाइसेक्टर खींचने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ये वाला एंगल हुआ तो सबसे पहले हम कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगा देंगे। ऐसे दूरी उतनी रखेंगे कंपास पे, और एक यहाँ पर पॉइंट रख के इधर, एक यहाँ पे पॉइंट रख के इधर, इसको काटेंगे तो जो मिलाने वाली यहाँ पर कटान बिंदु को जो मिला देंगे रेखा ना, वो कहलाएगी कि ये क्या है, ये अर्धक रेखा, मतलब बाइसेक्टर है, एंगल की बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही? बाबू बता दो प्लीज, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहलाएगा इन सेंटर। ठीक है, कैसे कैसे? इसके लिए अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे ना, वो कहलाएंगे इन सेंटर। इज कॉल्ड इन सेंटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, उसमें देखते हैं। फिर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से चाहे जिस साइड की डिस्टेंस ले लो, कंपास पे ऐसे घुमा दो, बन जाएगा सर्कल, इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें देखते हैं। अब मेरे पास 3 साइड हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचना है। मतलब एक ऐसी लाइन मेरे को खींचनी है, ड्रॉ करनी है, जो लाइन यहाँ पर क्या करे, सभी साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांटे और 90 डिग्री पर काटे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ किसका, बीसी का, 90 डिग्री पर कट करे और बीसी को 2 बराबर भाग में डिवाइड करे। मैं एक लाइन एसी पर डिवाइड कर ड्रॉ करूंगा ऐसा, जो एसी को 90 डिग्री पर तो काटे ही साथ 2 बराबर भागों में बांटे भी। और ऐसी एक लाइन हम यहां से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, कि ये इससे जाए और ये क्या करे, 90 डिग्री पर कट करे और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा कहलाएगा सर्कम। नहीं समझ में आ रहा तो लिखिएगा, जरा लिखिएगा ये बात कि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ये मैंने बात करी हिंदी अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में होगा भुजाओं की लंबार्धक। ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बाइसेक्ट अगर मैं लिख लूंगा तो अर्धक। ठीक है, भुजाओं की लंबार्धक रेखाओं का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की लंबार्धक रेखाओं का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहलाएगा क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर। बताओ बात समझ में आ गई? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, इजी, क्लियर? ठीक है, तो सर्कम सेंटर समझ गए आप, इन सेंटर समझ गए। अब ये किसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ये बात अगर क्लियर है, थोड़ा नए पेज पे आते हैं। नए पेज में हम लोग क्या देखेंगे उसको पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बात यहाँ पर किसके किसके बारे में हो रही, इन सेंटर के बारे में हो रही है, और बात हो रही है सर्कम सेंटर के बारे में। ठीक है, तो हमें कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन चीजों पर हम लोग आते हैं। ठीक है, देखिए, देखो बाबू, अगर हम बात करते हैं अभी केवल इन सेंटर के बारे में, किसके बारे में, इन सेंटर के बारे में। देखिए, तो आप एक बात बताओ, अभी आपने एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको ना
इक्वल दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना, बस ठीक है। तो अगर जब हम देख रहे हैं ना कि इस सेंटर से मैंने कोई भी कंपास को उठाया और ऐसे चाप लगा दिया, गोल गोल घूम गए, तो फिर सभी साइड से बराबर सर्कल बनेगा, अंदर सर्कल, और इसकी दूरी लेकर के बनाएंगे तो सरकम सर्कल। फिर यहां से एक बात समझ में आएगी कि सर जी अगर ये वाला सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है, और मैं क्या बना, ये वृत्त ट्रायंगल है, और मैं इसके बाहर अगर सर्कल बनाना चाहता हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा सर्कल? ऐसे कि इसके सभी वर्टिसेस को टच करता जाए, सभी वर्टेक्स को टच करता कौन सा लाइन जाएगा, कौन सा सर्कल जाएगा, ये। और अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहेगा तो बाबूजी इसका मतलब है कि यहां से किसी भी सेंटर से जो सरकमफेरेंस की दूरी होती है, सरकमफेरेंस समझते हो, परिधि की दूरी, वो रहती है बराबर। तो ये दूरी और ये वाली दूरी, ये दूरी बराबर, ये किस लिए रहेगी? क्योंकि ये रेडियस का काम कर रही, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये सारी त्रिज्याएं तीनों की तीनों क्या दिखेंगी? बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिकेंद्र होगा अर्थात सरकम सेंटर होगा, वहां से त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। आप लिख लीजिएगा वरना मैं भी लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिखना था परिकेंद्र से त्रिभुज के जो ट्रायंगल होंगे उनके जो वर्टिसेस हैं अर्थात शीर्ष हैं, तो उन शीर्षों की दूरियां, डिस्टेंस जो होगी, दूरियां बराबर होती है, ठीक है। परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। अच्छा, मैं बना रहा हूं इसके अंदर सर्कल, तो जब सर्कल मैं बना लूंगा ना तब मेरे को एक बात पता चलेगी, पूछो क्या? जब बात पता चलेगी कि अरे इससे अगर हम यहां पर की दूरी देखते, यहां की दूरी देखते, या फिर यहां की दूरी देखते, अरे आप बताओ, ये भी तो रेडियस का काम ही कर रही, आर आर आर, यू इक्वल यू इक्वल यू इक्वल, मतलब ये कि अगर हम अंतः केंद्र से किसकी दूरी बराबर कह सकते हैं, तो अंतः केंद्र से हम कह सकते हैं कि जो भी त्रिभुज होंगी उसकी साइड की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं की दूरियां, त्रिभुज के भुजाओं की दूरियां बराबर होती, बताइए कोई दिक्कत? बराबर होती, ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं, बताइए कोई दिक्कत? तो ये बात हुई इन सेंटर की और सरकम सेंटर की, परिकेंद्र की और अंतः केंद्र की, ठीक। अभी हमें कुछ और पॉइंट सीखने हैं, उसको भी हम नेक्स्ट पेज पे सीख लेते हैं, फिर देखते हैं कि और इस पर क्या क्या चीजें बन सकती हैं। अगर हम बात करते हैं इसको मिटा करके, ये बात हो गई, ये बात किसकी किसकी दूरी बराबर होती है बता सकते हो। अब बात करते हैं कि किस वाले ट्रायंगल में कौन सा सेंटर कहां पर होगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यस, और कोई हो गया मेरे पास में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक, तीन टाइप का ट्रायंगल हुआ। इधर भी अगर हम बात कर रहे हैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में या राइट एंगल ट्रायंगल में, या बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, और या फिर बात करते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें बात क्या करनी है पहले वो तो समझिए, हमें बात क्या करनी है, हमें बात ये करनी है कि किस वाले ट्रायंगल में कौन सा सेंटर कहां पर होगा। जैसे हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर में और इसमें सीखा था, कहां पर सीखा था ये दिखाते हैं। जैसे सीखा था कि ये जो लंब केंद्र है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो अंदर होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बाहर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टिसेस पर होता है, किस वाले पर, जहां पर राइट एंगल बन रहा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड कहां पर होगा, ये देखिए ना, सेंट्रॉइड एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में भी अंदर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी अंदर, तो ऑलवेज अंदर होता था। अब ऐसे ही मुझे इन दोनों के बारे में कंपैरिजन करना है, तो आइए देखिए ना, आप जैसे ही देखना शुरू करोगे आपको एक बात पता चलेगी कि अरे अरे अगर हम इसमें सर्कल बनाते हैं तो सर्कल तो अंदर बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या चाहिए, या तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट समझो या फिर ये समझो कि अगर मुझे सर्कल बनाना है और इन सर्कल नहीं बनेगा तो फिर इन सेंटर कहाँ मिलेगा।
तो चाहे जैसा ट्रायंगल होगा, चाहे जैसा ट्रायंगल होगा, हमें सर्कल तो अंदर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब सर्कल अंदर बनाने से ही हमें मिलेगा इन सेंटर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन सेंटर है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के इनसाइड होता है, अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं सरकम सेंटर, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोण त्रिभुज में, यहां पर लिख लीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में जो होगा ना, ये अंदर होगा। कहां पर होगा? अंदर। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। जैसे ये सर्कल, ठीक है, अगर मैं देखूं इसको तीनों वर्टिसेस से मिला करके जाने के लिए, तो इसके अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर कहीं पर। अच्छा, अगर यही चीज यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में बनानी होती, इसमें बनानी होती बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों वर्टिसेस से जाने के लिए ये, ठीक है, तो उस वक्त हमको एक बात पता चलेगी कि अरे राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। वही वाला कर्ण इस वाले में व्यास का काम करेगी, यहां पर होगा इन सेंटर। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इस समकोण जो त्रिभुज होगा, इस वाले त्रिभुज में जो हाइपोटेनिस है, मतलब कर्ण है, उस कर्ण के मिड पॉइंट्स, मतलब मध्य बिंदु पर मिलता है। कौन मिलेगा? ये मिलेगा परिकेंद्र। जी, ठीक है। और इस पर जब हम आएंगे तो इस पर से हमें पता चलेगा, अरे सर्कल तो हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तब हम जा करके इसके तीनों वर्टिसेस से मिला पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो हमें एक बात समझ में जानते हैं क्या आएगी, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि सर्कल हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तब जा करके ये ट्रायंगल उसमें एडजस्ट हो पाएगा, ऐसे। जैसे ये, अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था, क्योंकि इसका एक एंगल 90 से ज्यादा है। तो इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मतलब कह सकता हूं मैं कि जो अधिक कोण त्रिभुज बनता है ना, उस अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो होगा ना, वो बनेगा बाहर। दोनों दिक्कत तो नहीं है, ये बाहर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर होगा। एक सॉरी, कहाँ पर होगा? राइट, यहाँ पर मिड पॉइंट्स पर, और इसमें होगा सेंटर में अंदर। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी आपके सरकम सेंटर और इन सेंटर से रिलेटेड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजें, फिर जो और डाउट बनते हैं उनको सीखते हैं। देखिए, ट्रायंगल के सेंटर्स कौन कौन से हैं? 4, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर। तो जो ऑर्थो सेंटर है वो एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है। एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पर 90 का एंगल बनाता है। मीडियन अपोजिट साइड, सॉरी लंब केंद्र नहीं, मीडियन जो होगा वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ऐसे मीडियंस तीनों साइड से खींच दें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। फिर हमने सीखा कि जो ऑर्थो सेंटर अर्थात लंब केंद्र है वो न्यून कोण त्रिभुज में अंदर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर ये बन रहा था 90 डिग्री का कोण, वहीं पर मिलेगा लंब केंद्र। ठीक है, इसके बाद केंद्रक की बात करें, केंद्रक हमेशा कहां पर होगा? त्रिभुज के अंदर ही। फिर ट्रायंगल मीडियंस और सेंट्रॉइड पर एक प्रॉपर्टी आई कि चाहे बात हो रही हो मीडियंस के बारे में, मीडियंस हो या फिर हो सेंट्रॉइड, इन दोनों के लिए कॉमन प्रॉपर्टी मेरे पास में ये आई है कि ये मीडियंस और सेंट्रॉइड पूरे ट्रायंगल के एरियाज को भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब बराबर बराबर भाग में बात करते हैं तो हमने ये सीखा। फिर हम लोग आ गए थे कि एक सवाल कैसा आता है ये भी करके देख लेते हैं उस पर। देन इन सेंटर और सरकम सेंटर पर, इन सेंटर अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र बोलेंगे, परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र बोलेंगे। पता करना है तो जो भी कोणार्धक होगा, ठीक है, यहां पर अगर हिंदी में बात करें तो कोणों की अर्धक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, कोणों की अर्धक रेखाओं, एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कोणों अर्धक बोलेंगे या कोणों की अर्धक रेखाएं, कोणों की अर्धक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा अंतः केंद्र। और
जो भुजाएं हैं भुजाओं की लंबार्धक रेखाओं का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, भुजाओं की लंबार्धक रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो कहलाएगा परिकेंद्र। ठीक है, और आगे बढ़े तो इन सेंटर में सीखा कि इन सेंटर से अर्थात अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होंगी, जबकि परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। इसके बाद देखा कि चाहे जैसा ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, जो इन सेंटर है अंतः केंद्र वो त्रिभुज के अंदर हमेशा होगा। परिकेंद्र की लोकेशन रहती है न्यून कोण में अंदर, समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पर, और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनता है। ये 4 सेंटर्स पर बातें थी, इन पर जुगाड़ थोड़ा सा अपने आप से बनाइए। अगली क्लास में हम लोग यहीं से जुगाड़ भी सीख लेंगे और आ जाएंगे सर्वांग समता और समरूपता के नियम पर। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जानी है। ठीक है, तो पीडीएफ से नोट्स भी बना लीजिएगा और इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे आपकी अपनी अगली क्लास कल ठीक शाम के 5 बजे, और उसमें सीखेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता के नियम। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। जहाँ भी हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। हालांकि अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो क्लास चल रही है प्रॉपर बहुत अच्छी मिल रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो, और इस नंबर को दे करके ज्वाइन करवाएं, थोड़ा अपना प्यार दिखाएं। मैं मिलता हूँ आपसे कल 5 बजे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।